हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम क्लास 8 मैथमेटिक्स टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कवर करने वाले हैं। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में इसके सब टॉपिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे पूरी तरीके से, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का भी हम आपको मतलब अच्छे से समझा देंगे। अगर हमें और टाइम मिला भी तो हम यूनिटरी मेथड पर भी जाएंगे। So without wasting our time, let's get started with our topic comparing quantities. Wait. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूअर्स से, स्पेशली स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी स्क्रीन को 10 to 30 सेकेंड्स के लिए पॉज करें और आंखें बंद करके मेडिटेट करें। इनहेल एक्सहेल, अच्छे लंबी सांस लीजिए और सारी टेंशन भूल जाइए। और ये टॉपिक बड़ा ही इजी होने वाला है, तो बस पॉज करें 30 सेकेंड्स के लिए। पॉज कर दिया, रिज्यूम कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, ये एक हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम डेली लाइफ मैथमेटिक्स भी है, और हम इसको कमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जैसे हमने देखा होगा डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। बहुत सारी हम सिचुएशंस में आते हैं जिसमें हमें दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना होता है। जैसे कि हमने अपनी क्लास में देख लिया, हम हाइट के हिसाब से असेंबली में हम स्टूडेंट्स को रखते हैं। सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। हम हाइट्स के बेसिस पर उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके बेसिस पर कंपेयर किया? हाइट के बेसिस पर। सिमिलर क्वांटिटीज के हिसाब से हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने देखा होगा प्राइसिंग को हम कॉस्ट हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की। जैसे एक चॉकलेट की प्राइस है 20 रुपीज़, दूसरी चॉकलेट की प्राइस है 30 रुपीज़। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक चॉकलेट दूसरे से कितनी ज़्यादा महंगी है या सस्ती है। समझ में आ गया? सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बस कंपेयर करते हैं। यही इसका सिंपल सा मतलब है। और हम इसको डेली लाइफ मैथमेटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये ज़्यादातर डेली लाइफ में करते हैं, है ना। जैसे हम गए किसी दुकान के पास या रास्ते में, हम दो गाड़ियों को देखा, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 50 किलोमीटर पर आवर। हमने इनकी स्पीड्स को कंपेयर किया। मगर हमने यहाँ पे किन क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया? सिमिलर क्वांटिटीज़ को। तो हमें याद रखना है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, हमें वो सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अलग अलग क्वांटिटीज़ को अगर हमने कंपेयर किया, वो कोई मीनिंग नहीं बताएगा। तो रेशियो हमारा इसमें पहला सब टॉपिक है, रेशियो। तो जैसा कि हमने देखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में, रेशियो भी एक मेथड होता है क्वांटिटीज़ को, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को थ्रू द मेथड ऑफ डिवीजन कंपेयर करते हैं। जैसे हमने देखा द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बाय डिवीजन। इस रेशियो में एक मेथड है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज़ को डिवीजन वाले मेथड से कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल सा बात है। फॉर टू नंबर, जैसा कि हम दो नंबर्स ले ली, यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है फॉर टू नंबर्स लेट्स टेक ए वन नंबर, बी अनदर नंबर। अगर हमें इसको रेशियो में बदलना होगा, रेशियो में इन दो नंबर्स को रखना होगा, यानी कि इनको कंपैरिजन करना होगा थ्रू डिवीजन, तो हम कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए इज टू बी। यहाँ पे हमने इसको क्या रखा? A is to B। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, फ्रैक्शन की तरह होगा। फ्रैक्शन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मगर दोनों सिमिलर ही होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है, ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होता है। इसमें जो ये वाली साइन है, दो डॉट्स ऊपर नीचे, इसको हम कैसे रीड करते हैं? इज टू। इसका जो स्पेलिंग है, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसका मतलब है इज टू। A इज टू B। यहाँ पे हमने A को B के साथ कंपेयर किया। ए और बी दो नंबर्स हो सकते हैं या दो सिमिलर क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका हमने कंपेयर किया। अब यहाँ पे एक और ये बात कह रहा है, जो ए और बी है, यानी कि ए इज टू बी इज नॉट सेम एज बी इज टू ए। ये यहाँ पे एक जरूरी बात कह रहा है, जो बहुत सारे बच्चे एक गलती भी कर लेते हैं जब उनको इक्वलेंट फ्रैक्शंस या इक्वलेंट रेशियोज जब उनको कहते हैं बनाने के लिए, तो ये बना देते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू ए। यहाँ पे इन दोनों को सेम बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। जैसे हम मान लेते हैं ए है 1, बी है 2, यहाँ पे है बी है 2, ए है 1। तो यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ बनेगा 1:2।
या 1/2 जो आएगा हाफ, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2:1 यानी 2/1, यहाँ पे आएगा 2, इसकी वैल्यू यहाँ हाफ है, इसकी वैल्यू यहाँ 2 है। तो जैसा कि हमने देखा ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, सिंपल सी बात है। तीसरा हम देखेंगे इनका जो ये दो नंबर्स होते हैं इस रेशियो में, इनको हम क्या कहते हैं। पहले वाले रेशियो को, पहले वाले नंबर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, पहला वाला जो नंबर होता है रेशियो में एंटीसीडेंट, दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। या ऊपर वाला अगर हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो ऊपर वाले को हम ऊपर वाले डिजिट को कहते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट। ये हमें समझ में आ गया, बहुत आसान सी बात है। नाउ मूविंग ऑन टू द रूल्स टू फॉलो व्हाइल फाइंडिंग रेशियोज। जब हम रेशियोज को फाइंड करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आती है, एग्जाम में आते हैं, रेशियोज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन प्रॉपर्टीज का, बेसिकली इन 3 प्रॉपर्टीज का हमें खासकर ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हमने ये तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं किया तो हमारा रेशियो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी, रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, A and B आर को-प्राइम। यहाँ पे हमें जो रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि उस फॉर्म में हमें इसको रखना है A:B को, जिसमें A और B को-प्राइम होंगे। को-प्राइम हमें याद करना है, रिकॉल करना है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा। को-प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं, को मीन्स 2, प्राइम मीन्स वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। ये यहाँ पे इनकी अलग अलग मीनिंग है। तो को-प्राइम का मतलब क्या है? को-प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे भी हमें इस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो HCF अगर हम निकालेंगे वो 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल 1 आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, A हमने जैसे रख दिया 1, B जगह दिया 2, 1:2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंटीसीडेंट 1 कॉन्सिक्वेंट 2, इनका HCF क्या निकल रहा है? 1 है ना। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मगर अगर हम मान लेंगे A को रखेंगे 2, B को रखेंगे 4, यहाँ पे इनका HCF क्या निकल रहा है? मोर देन 1, यानी कि इनका HCF निकल रहा है 2। जो मोर देन 1 है, यहाँ पे को प्राइम नहीं बना रहे हैं, इनका HCF 1 नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे A:B। जब A की वैल्यू 2 होगी, B की वैल्यू 4। लेकिन जब इस सिंपलेस्ट, जब इनका HCF जो होगा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का HCF होगा क्या? 1, तो हम कह सकते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ आ गया? सिंपल सी बात है। रेशियो बिटवीन अनलाइक क्वांटिटीज हैज नो मीनिंग। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं वो सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए। डिसिमिलर क्वांटिटीज का कोई मीनिंग नहीं बताते। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल, एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल गए, स्कूल में हम बैग्स लेते हैं, बैग्स का वेट कंपेयर किया है ना। जैसे एक 7th क्लास के बच्चे का बैग का वेट होता है 3 kg, 8th क्लास के बच्चे का बैग का वेट होता है 2 kg। यहाँ पे हमने बैग्स के वेट को कंपेयर किया, वेट के साथ, यानी कि सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर किया सिमिलर क्वांटिटी के साथ। हाँ, डिसिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। हम एक बच्चे का वजन कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे बच्चे के हाइट के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल ही नो मीनिंग बताए, मीनिंगलेस है। ये मीनिंग ही नहीं देगा आपको जब हम एक बच्चे के वेट को दूसरे बच्चे की हाइट से कंपेयर करेंगे, या एक गाड़ी की स्पीड को दूसरी गाड़ी की पावर से कंपेयर करेंगे, कोई मीनिंग ही नहीं बताएगा। पावर, टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है, या BHP हॉर्स पावर, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते दूसरी गाड़ी की स्पीड के साथ। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, तो हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो हमने समझ लिया, हमने रेशियो होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरा होना चाहिए कि इनकी सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए जब हम इनको कंपेयर करेंगे। तीसरा क्या? क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। जो क्वांटिटीज है रेशियो में, जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अब क्वांटिटीज तो हमने समझ लिया वो सिमिलर होनी चाहिए। अब यूनिट से क्या मतलब है? जो हम एक क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम उसको 2-3 यूनिट्स में कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कंपेयर किया लेंथ को हमने किस में कंपेयर किया? मीटर में हम करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में। इन सारे यूनिट्स हैं किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, किस में? रेशियो में, तो उसमें जो क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं वो भी सेम होनी चाहिए। यानी कि हमें किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही कंपेयर करना है, किलोमीटर को मीटर में नहीं कंपेयर कर सकते। अब अगर हमें कहीं सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई
एक साइड से मीटर होगा, दूसरी साइड से किलोमीटर। तो बस हमें उनको सेम करना है बाय कन्वर्टिंग द हायर वैल्यू, द हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट। जब हमें कोई कंपेयर करना होगा 100 किलोमीटर इज कंपेयर टू 100 मीटर, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही यूनिट में। जैसे हमने 100 किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में और मीटर को वैसे ही रखा, तो ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज में आ गए। तो इसी तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। पहला सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशियो, दूसरा सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, हम रेशियो को कंपेयर करें, तीसरा क्वांटिटीज मस्ट बी, जो हम कंपेयर क्वांटिटीज करते हैं कंपेयर इन रेशियो, वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। किलोमीटर को किलोमीटर के साथ, केजी को केजी के साथ, है ना, केजी को ग्राम्स के साथ नहीं कर सकते कंपेयर, है ना। ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सब टॉपिक की तरफ। ये समझ में आ गया? हाँ ठीक है। दूसरे सब टॉपिक की तरफ वो है प्रपोर्शन। लेकिन पहले उस प्रपोर्शन से पहले हमें कंपैरिजन ऑफ रेशियो करना है। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ताकि भूल जाते हैं। फॉर टू रेशियो, जैसे कि हमने ले लिया A:B एंड C:D, ये दो रेशियोज हैं, हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता, अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे A:B कोई एक क्वांटिटी है, इसकी एक वैल्यू है, इसकी दूसरी वैल्यू है। अब हमें इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के साइन से, वही नर्सरी में चिप करना होता है, वैसे ही हमें इसको भी करना है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, हमें यहाँ पे कंपेयर करना होता है क्वांटिटीज को। जैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, वैसे ही हमें रेशियोज को भी कंपैरिजन करना है। सिंपल आसान सा एक ट्रिक है। आसान सी ट्रिक क्या है, A:D, ये A:B हमने कैसे मान लिया कि ग्रेटर है C:D के, हमें बस A और D को इंटू करना है। A और D को इंटू किया तो वो आ गई वैल्यू इसकी A:B की, और जब C और B को इंटू किया वो किसकी वैल्यू आ गई, C और D की। हमें वैल्यू मिल गई A और D को, जो हमने इंटू किया तो हमें वैल्यू आ गई इस रेशियो की। और जो हमने C को B के साथ, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, उस रेशियो को वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा A:D, यहाँ पे A और D को इंटू किया, कर दिया इंटू, वहां क्या आ गया, जैसे हमने आगे A और D को इंटू किया वहां आ गया 10, ये इसकी वैल्यू है। और C और B को इंटू किया तो वहां पे आ गया 12, ये इसका, ये 9, ये इसका है। तो हमें समझ में आ गया 10 इज ग्रेटर देन 9, तो हमने इसको सिंपली कंपेयर किया। वैसे ही लेस देन में भी वही करना होता है। इक्वल टू में आपको समझ आ जाएगा, अगर दो रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे तो वो इक्वल ही होंगे। इक्विवेलेंट रेशियोज कौन से रेशियोज होते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन वो अपीयरेंस में अलग दिख सकते हैं, डिफरेंट दिख सकते हैं। जैसे 1:2 इज इक्वल टू 2:4, अगर हम 2:4 को सिंप्लीफाई करेंगे वो भी 1:2 आएगा। तो ये दोनों जो रेशियोज हैं ये क्या है, सिमिलर, ये क्या है, इक्वल। तो हम इसको इक्वल टू की साइन में रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, अब इसको हमें पता चल गया इसको कैसे कंपेयर करना है। स्लांटिंगली हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ट्रिक क्या है, स्लांटिंगली हमें इस A को D के साथ इंटू करना है, स्लांटिंगली C को B के साथ इंटू करना है। तो जब A को D के साथ इंटू किया तो हमें इसकी वैल्यू निकल गई, C को B के साथ इंटू किया तो हमें इस रेशियो की वैल्यू निकल गई। इसकी क्या निकली हमें 10, जैसे कि मान लीजिए 10, इसकी निकली 9, तो हमें पता चल गया 10 इज ग्रेटर देन 9, तो हमने यहाँ पे ये वाली साइन लगा दी ग्रेटर देन की। तो हमें पता चल गया कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपैरिजन ऐसी ग्रेटर देन के लिए है, लेस देन के लिए भी वैसे ही है। तो अब चलते हैं, इक्वल टू का भी आपको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। हमें देखना है कि वो ऐसे ही करना है। C:B, जैसे कि हमने A:D किया वो आ गया 10, C:B किया वो भी आ गया 10। तो हमें पता चल गया ये दोनों रेशियोज जो हैं ये सिमिलर है, समझ में आ गया। तो तभी हम इनको इक्वल टू की साइन देते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। तो अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोपोर्शन। तो जब हम दो रेशियो समझ में आ गया है पूरा, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज, टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज थ्रू डिवीजन से हम रेशियोज की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। So if two ratios are equal, then they are said to be in proportion. जब दो ratios equal होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं वो दो ratios proportion में हैं।
जैसे कि हमने देखा, हम देखते हैं रेशियो का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है A:B, हॉरिजॉन्टली A:B हमने याद किया है। यहाँ पे कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, A:B is as C:D, A:B is as C:D। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 वैल्यूज है। 4 वैल्यूज क्यों है, क्योंकि 2 रेशियो है। यहाँ पे एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट एक रेशियो का, यहाँ पे है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दूसरे रेशियो का। ये समझ में आ गया इतना? हाँ ठीक है। यहाँ पे अब हम जब मान लीजिए ये दोनों इक्वलेंट रेशियोज हैं, ये दोनों इक्वलेंट रेशियोज हैं, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा है, दोनों इक्वलेंट रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू इक्वल है मगर अपीयरेंस में ये डिफरेंट है। तो जब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका एक अलग वे में होता है, जिस वे को हम कहते हैं प्रपोर्शन। समझ में आ गया? A:B is as C:D। यहाँ पे A:B इक्वल है किसके, किस रेशियो के, C:D। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अब हम इनको क्या कहते हैं, इनको भी हम यहाँ पे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट नहीं कहते, यहाँ पे हम इनको दूसरे नाम के साथ जानते हैं। A और D, इन दोनों टर्म्स को हम इसमें 4 टर्म्स होती हैं, और लास्ट की 2 टर्म्स को, पहली और लास्ट की टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स, और बीच की हम 2 को कहते हैं मिडल टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स और मिडल टर्म्स। और इसमें एक ट्रिक है, जब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये 3 टर्म्स आती है, ये एक नहीं आती है, ये 3 टर्म्स आती है, कोई ये नहीं आती है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है। मगर हमें इसमें एक आसान सी ट्रिक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कि जब हम A और D को इनटू करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो B और C के इक्वल होगी। जैसे A और D को इनटू किया, वहां पे क्या गया 10, B और C को इनटू किया, वहां पे क्या गया 10, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना। तो हम इस ट्रिक को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे बोर्ड पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है, टेंशन हो गई है। तो हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से मजा आएगा। तो जैसे कि अब हम जो हमने वहां पे नॉलेज हासिल की, अब यहाँ पे थोड़ी अप्लाई कर लेते हैं। मैथमेटिक्स से कुछ नॉलेज कुछ लगाना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। यस, तो हमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब सी होगी, हाँ ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। फाइंड द रेशियो, हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे वरना ज्यादा हो जाता है। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, याद करने की कोशिश करो कि जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज तो सिमिलर है ही, मगर यूनिट सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे क्वांटिटीज क्या है, लेंथ, मगर अब क्या होने चाहिए, सिमिलर यूनिट्स, यूनिट सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे हमें इसके यूनिट्स सेम करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 मीटर, ये लिख दिया ऐसे, एंड 10 किलोमीटर। पर थोड़ी इबारत तो लिखनी होती है ना, मार्क्स इसी के मिलते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं। हमें 10 किलोमीटर को छोटे को बड़े में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर छोटे को बड़े में किया वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा, वो डेसिमल्स में आंसर आएगा, है ना। बड़े को छोटे में करते हैं। 5 मीटर वैसे ही रहेगा, इसके साथ छेड़ना नहीं है। हम लेते हैं 10 किलोमीटर को। 10 किलोमीटर हमें पता है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यस, 1000 मीटर, हाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जब हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो हम इनटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 को किया इनटू किसके साथ, 1000 के साथ, साइन रखी, यूनिट रखा मीटर का, वहां पे आंसर क्या आया 10000 मीटर, 10,000 मीटर। और यहाँ पे क्या है हमारा 5 मीटर, है ना। आखिर में क्या है यहाँ पे 5:10,000, ये है हमारा आंसर। हाँ, रेशियो में कोई यूनिट नहीं रखते, ये याद रखना। रेशियो में जब हम रेशियो को लिखते हैं ना, तो उसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, कोई क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हम यहाँ मीटर नहीं लिख सकते, यहाँ पे खाली शुद्ध न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। हो गया हमारा रेशियो? नहीं, अभी नहीं हुआ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, भूल गए।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 0 ऐसे ही। समझ में आ गया? आंसर क्या निकला हमारा? देयरफॉर 1:2000। ये हमारा आंसर है किसका? इसका। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। कैसे निकला समझ में आ गया? वीडियो को रिपीट कर सकते हो, कोई बात नहीं, कहीं भागे नहीं जा रहे। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मिटाने में टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 50 पैसा टू 5 रुपी। 50 पैसे तो 5 रुपया। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हम उस क्वेश्चन में बताना भूल गए। यहाँ पे ये जो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। 50 पैसा जो है वो हमें किसको करना है, किसके साथ रेशियो बनाना है? 5 रुपीज के साथ। तो पहले हमें क्या रखना है? एंटीसीडेंट किसको रखना है? जो यहाँ क्वेश्चन में पहले आया उसको हमें एंटीसीडेंट रखना है। जो क्वेश्चन में दूसरी बार आया उसको कॉन्सिक्वेंट रखना है। एंटीसीडेंट याद है, पहला वाला वैल्यू एंटीसीडेंट है, दूसरा वाला वैल्यू कॉन्सिक्वेंट है। इसको हमें एंटीसीडेंट रखना है, इसको हमें कॉन्सिक्वेंट रखना है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। यहाँ पे 50 पैसा को ऐसे ही रखा क्योंकि ये पैसा तो हमें याद है ना, 1 रुपये में कितने पैसा होता है? 100 पैसा। पैसा छोटी क्वांटिटी है किसके? रुपये की। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? अब जैसा कि मैंने अभी बोला 5 रुपीज। रुपीज बड़ी क्वांटिटी है, पैसा छोटी क्वांटिटी है। बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना इजी है, कन्वीनियंट है, तभी हम वही करेंगे। 50 पैसा को रखा ऐसे ही। 5 रुपीज, 1 रुपीज कितने पैसे का बराबर है? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। समझ में आ गया? 50 रुपीज रखा है ऐसे ही। बड़े को छोटे में जब कन्वर्ट करते हैं, इंटू करते हैं, इंटू क्या किया? 100 पैसे की यूनिट रखा हमने। 50 पैसा रखा ऐसे ही हम, ये रखा 500 बन गया ये पैसा ऐसे ही। हमारा रेशियो क्या बन गया? 50:500। ये हमारा रेशियो बन गया। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है, यूनिट कोई नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वांटिटी की। दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ऐसे किया कट, ऐसे किया कट। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, काट कूट के हो गया। हमारा रेशियो क्या बन गया? 1:10। ये हमारा क्या है? रेशियो किस क्वेश्चन का? 50 पैसा इज टू 5 रुपीज। इसका आंसर है 1:10। ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान सा है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, इसके बाद प्रोपोर्शन का करेंगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये। तो हमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? स्पीड ऑफ अ साइकिल। स्पीड ऑफ अ साइकिल कितना है? इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ स्कूटर, ये है वो, उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साइकिल है इतना, स्पीड ऑफ स्कूटर है इतना। स्पीड दोनों एक ही क्वांटिटी है, इसका मतलब हम यहाँ इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किस मेथड से करना है? रेशियो वाले। तो चलो कंपेयर करते हैं। एंटीसीडेंट क्या है हमारा यहाँ पे? 15। कॉन्सिक्वेंट क्या है यहाँ पे हमारा? 30। यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखनी है, क्वांटिटीज सिमिलर है, स्पीड यूनिट भी सिमिलर है। किलोमीटर पर आवर ये मीटर पर सेकंड नहीं है कहीं पर। तो हम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं 15, ये बड़ा आसान सा है, किलोमीटर पर आवर। और क्या है हमारे पास? एंड 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ ये कर गया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हमारा क्या है आंसर? रेशियो में 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। रेशियो वाला सारा खत्म हो गया। कितनी जल्दी हो जाता है। अब हमारा क्या है? अब हम जाते हैं किस पर? प्रपोर्शन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रपोर्शन।
रेशियो हमने पढ़ लिया, रेशियो समझ में आ गया। अब कहाँ जाना है? प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन भी बहुत आसान सा है, जैसा मैंने कहा था प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ, जैसे कि यहाँ है 2:3 है ना। अब इसका एक इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाइए। हम एक खुद एग्जांपल ली है मैंने, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं, वो क्या आएगा यहाँ 4, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या आएगा 3 2 6। ये हमें पता है यहाँ पे 6 है, मगर एग्जाम में वो कैसे देते हैं क्वेश्चन, ऐसे 2:3 इज एज, यहाँ पे इज एज 4:x, वहां पे क्वेश्चन ऐसा आएगा। दोनों की वैल्यू सेम है, मगर अपीयरेंस में दोनों क्या है, डिफरेंट, लेकिन दोनों इक्वलेंट है। क्यों, कैसे पता चला हमें इक्वलेंट है? सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शन में है तभी इक्वल है। 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। दोनों का हमने एक ही नंबर से इंटू किया। जैसे हम फ्रैक्शंस में इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं, वैसे हमें इसमें रेशियोज में भी इक्वलेंट रेशियो बनाते हैं, इक्वलेंट रेशियो बनाने हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। हमें पता है 6 है, मगर हम कैसे करते हैं ये x की वैल्यू फाइंड, वो हम दिखाते हैं। हमें पता है कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हम वी नो that product of means is equal to the product of extremes। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, मगर एडजस्ट करना पड़ता है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो हमें पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। छोटे छोटे दिख रहा होगा, पता है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे हमें ये पता है ये दोनों जो टर्म्स है वो है एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये सबसे पहले है, ये सबसे बाद में है। एक्सट्रीम्स ये है मीन्स, यानी कि 3 और 4 को जब हम इंटू करेंगे 3 × 4 वो क्या आएगा, इक्वल 2 × x के बराबर। समझ में आ गया? इक्वेशन अभी बन जाएगी, डरने की बात नहीं है। 3 × 4 करेंगे वो क्या आएगा, 4 × 12 इज इक्वल टू 2x। 2 × x का हम लिख सकते हैं 2x। इक्वेशन का वैसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 12 है ना। x रखा ऐसे ही, इधर ही ट्रांसपोज किया 2 को। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जाएगा वो क्या बनेगा, डिवीजन में। 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, यानी कि हमारा क्या आंसर निकला, x इज इक्वल टू 6। निकल गया ना आंसर, कितना आसान था। यहाँ x निकल गया, यहाँ पे हमारा 6 था असली आंसर। हमारा आंसर भी क्या निकला, 6। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा था। एक और दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को ऑफ कर देंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बोर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन आना चाहिए इसमें, ये बहुत सारे सवालों में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो कोई और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। हमने यहाँ पे जैसे नंबर ले लिया 5 ले लिया हमने यहाँ पे नंबर। दूसरा नंबर हमने ले लिया जैसे 7, यहाँ पे इज एज की साइन लगा दी प्रोपोर्शन में। 5 को किया ट्रिपल, वो क्या गया, या डबल किया वो क्या गया 10। 7 को भी हमें क्या करना है भाई, 7 का रखा हमने x, है ना। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है इसकी वैल्यू 5। हमें यहाँ भी क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ, ये सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम कैसे भी इसको बोलेंगे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 7 और 10 को इंटू करते हैं, क्या इज इक्वल टू क्या है वो 5 × x, है ना, ये पता है। 7 10 = 70 और क्या है 5x, है ना। अब क्या है, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 70, x ऐसे ही 5 हो गया ट्रांसपोज
मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ क्या आएगा, डिवीजन बन जाएगा 5 का, काट कूट लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 2 आया इधर, 5 4 सा, आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 14। हमारा आंसर क्या है, इस x की वैल्यू क्या है 14। समझ में आ गया सबों को। एक और क्वेश्चन, बस एक लास्ट, चेहरा तुम्हारा उड़ गया होगा मगर लास्ट। ये मैंने एक ही तरीके की दो एग्जाम्पल दिखाई, थोड़ी मुश्किल आनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। ज्यादा बड़ा नहीं, 19, थोड़ा कैलकुलेशन में भी टाइम लगना ही चाहिए ना, 19 दिमाग पे ऐसे पढ़ना चाहिए। यहाँ रख दिया x, x रख दिया, 19 को डबल किया हो गया है, हो गया। ये दोनों जो रेशियोज है ये किस में है, प्रोपोर्शन में, यानी कि ये दो रेशियोज एक है, देखने से तो एक लग ही नहीं रहे, आसमान जमीन का फर्क है इसमें। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पे हमें मीन्स के एक टर्म को फाइंड करना है, इसका एक सदस्य गुम गया है, ये बेचारा उदास है। चलो कोई बात नहीं, इसको खुश कर देते हैं। 30 into 19 इज इक्वल टू 38 है ना, इंटू x है ना। बार बार पूछ रहा हूँ, 0 ऐसे रहेगा, 3 9 जा 27, 2 आया 7 गया, 3 1 जा 3 4 5, 570 इज इक्वल टू 38x। हाँ ठीक है, 38x यहाँ है, 570 यहाँ है, ट्रांसपोज कर सकते हैं है ना, डिवाइड बाई 38 हो गया। डिवाइड करना है 2 से, कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 1 जा 2, यहाँ पे लगेगा 1, 2 9 जा 18, 5 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, यहाँ पे आ गया 1 2 5 जा 10। समझ में आ गया। अब 19 से ही करना है इसको भी, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, वहाँ कितना निकला 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 9 निकला, यहाँ आ गया 95, तो 19 5 जा 95। x की वैल्यू क्या में निकली 15 बाई 1, 15 बाई 1, 15 डिवाइड बाई 1 क्या होता है 15, 1 1 जा 1, 15 जा 15 है ना। x की वैल्यू क्या हमें निकली 15, therefore the value of x is equal to 15। अरे बाप रे, तो खुश हो गया रे, x की वैल्यू 15 निकली। समझ में आ गया, यहाँ पे 15 लिख देते हैं। समझ में आ गया, बड़ा ही आसान सा था, ये थोड़ा गंदा लग रहा होगा मगर आसान सा है। समझ में आ गया। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अच्छे से सीखी है ना, टाइम दिया तो किसी चीज़ को सीखने में दिया है ना, सीखना तो अच्छी बात होती है। चलो तो हमारा अब ये इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वाली इस चैप्टर की वीडियो ख़त्म हुई। तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा, जहाँ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, अगली वीडियोस भी आएंगी, संडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली आएगी, उसमें हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें मज़े से, इसमें ही मज़ा आया होगा ना, थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो अगली वीडियो में और आएगा, गारंटी है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्ती में रहिए, टेंशन मत लीजिए, इसके बाद जाइए जूस पीजिए। थैंक यू।